नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोग्राम प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है। अभी भारत स्टेप बाय स्टेप अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ बढ़ता जा रहा है और प्रोजेक्ट कूसा इसी डायरेक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम S-400 जैसी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लेवल की इंडिजिनस इंटरसेप्टर मिसाइल फैमिली को डेवलप करने का होने वाला है, जो फ्यूचर में इंपोर्टेड सिस्टम पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करने में मदद करने वाले हैं। इस प्रोग्राम को लेकर अभी ARD के चीफ अंकाती राजू ने कुछ काफी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर किया है, जिसे ये क्लियर होता है कि प्रोजेक्ट कूसा सिर्फ S-400 सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक नेक्स्ट जनरेशन सोल्यूशन की तरह डिजाइन किया जा रहा है। जैसे कि पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि प्रोजेक्ट कूसा के अंदर अभी 3 अलग अलग टाइप की इंटरसेप्टर मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिनका नाम M1, M2 और M3 मिसाइल होने वाला है। और इन तीनों का रोल एक लेड एयर डिफेंस शील्ड को बनाने का होने वाला है, जिसे फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और हाई वैल्यू एयरबोर्न टारगेट जैसे कि AWACS को इंटरसेप्ट करना संभव होने वाला है। इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे पहला मिसाइल M1 इंटरसेप्टर होने वाला है, जिसका एंगेजमेंट रेंज 150 किलोमीटर तक होने वाली है। ये रेंज S-400 सिस्टम की 120 किलोमीटर रेंज वाली 9M96E2 मिसाइल से थोड़ा ज्यादा होने वाला है। इसके बाद M2 इंटरसेप्टर का रेंज 250 किलोमीटर तक होने वाला है, जो कि इसे S-400 सिस्टम की 48N6DM सीरीज की मिसाइल के साथ सिमिलर बनाने वाला है। और अभी M2 इंटरसेप्टर मिसाइल को प्रोजेक्ट कूसा का बैकबोन माना जा रहा है, क्योंकि इस इंटरसेप्टर मिसाइल को स्पेशली हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड टारगेट के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि हमको लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इसके बाद M3 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होने का इनिशियल क्लेम किया गया था, जो कि मोस्टली लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस फिगर के हिसाब से रेंज के मामले में S-400 सिस्टम से थोड़ा पीछे रहने वाला है, लेकिन अभी स्पेकुलेशन बढ़ते जा रहा है कि M3 इंटरसेप्टर मिसाइल की एक्चुअल रेंज 400 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और अभी इसकी टेस्ट को 2028 तक करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इसे 2030 के आसपास फुल्ली ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस आकाश-NG नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर है। अभी DRDO की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि आकाश-NG अब मॉडर्न और लो RCS थ्रेट को इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए तैयार हो चुका है। इस अपडेट की खास बात यह कि इसकी डिटेल ARD के चीफ अंकाती राजू की तरफ से खुद शेयर किया गया, जिससे ये क्लियर होता है कि ये सिस्टम अब सिर्फ अपग्रेड नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल कैपेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। आकाश-NG की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात इसका डुअल पल्स प्रोपल्शन सिस्टम होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी में मिसाइल को 2 अलग अलग स्टेज में थ्रस्ट मिलता है, जिससे मिड कोर्स के बाद भी मिसाइल के पास इनफ एनर्जी बचा रहता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है कि टर्मिनल फेज में भी मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाता है। हाई स्पीड और इवेसिव टारगेट को इंटरसेप्ट करना आसान हो जाता है और लो RCS टारगेट जैसे कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में इफेक्टिवनेस बना रहता है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम या मोस्टली सिंगल पल्स मोटर वाले इंटरसेप्टर मिसाइल जहां पर एंड गेम फेज में एनर्जी को लूज कर देते हैं, वहीं पर आकाश-NG के डुअल पल्स मोटर की वजह से ये लास्ट मोमेंट तक सस्टेन स्पीड को मेंटेन करने वाला है, जो कि इसे काफ़ी लीथल बनाने वाला है। रॉकेट मोटर में किए गए टारगेटेड मॉडिफिकेशन के बाद अभी इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर तक पहुंचने की बात सामने आई है। और ये नंबर का अपग्रेड नहीं होने वाला है, बल्कि हमारी लेड एयर डिफेंस में कवरेज एरिया काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। एक बैटरी से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्ट किया जा सकता है और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रोल में अभी आकाश-NG को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम को रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी टेस्ट किया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स की यूजर रिवोल्यूशन ट्रायल के दौरान भी आकाश-NG ने बंसी पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट को पूरे 50 किलोमीटर रेंज पर डिस्ट्रॉय किया था। इस सफल परीक्षण के बाद ये प्रूव होता है इस मिसाइल का सीकर एक्यूरेट है, गाइडेंस सिस्टम रिलायबल है और लो RCS और छोटे टारगेट के खिलाफ भी सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है। इसके बाद अभी बताया जा रहा है कि इस सिस्टम इंडक्शन के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और अभी जल्दी इनको एक्टिव ड्यूटी में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के तेजस Mark II प्रोग्राम की तरफ से है।
एचएएल के सोर्सेज के मुताबिक अगर इंडियन एयरफोर्स अभी पहले फेज में बल्क ऑर्डर प्लेस करता है, यानी कि तेजस मार्क 2 के लिए बल्क ऑर्डर को प्लेस करता है, तो एचएएल 2033 से हर साल 30 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को रोल आउट करने की पोजीशन में आ सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 2 को फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल एग्जिस्टिंग फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से इसका प्रोडक्शन स्केल अप होना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बस 120 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के लिए कमिटमेंट को किया गया है, लेकिन एचएएल के ऑफिशियल के मुताबिक यह नंबर इंडियन एयरफोर्स की कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन नीड को फुली एड्रेस नहीं करने वाला है। ओरिजिनली तेजस मार्क 2 का रिक्वायरमेंट 210 एयरक्राफ्ट के आसपास का था और अभी 120 जेट का ऑर्डर से पार्शियल रिप्लेसमेंट होने वाला है। एचएएल के ऑफिशियल ने क्लियरली ये बात बोला है कि अगर इंडियन एयरफोर्स पहले फेज में ही 210 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस कर देता है, तो इसमें इंजन और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन को साथ साथ स्केल अप करना संभव होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी इसमें कम होने वाला है, फ्यूचर बॉटलनेक को अवॉइड किया जा सकता है और डिलीवरी टाइमलाइन काफी फास्ट हो सकता है। इसी सिनेरियो में ही 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन रेट फिजिबल होने वाला है। एचएएल के मुताबिक हमारी एलसीए फैमिली भी अभी काफी हद तक स्पीड को पकड़ चुका है और अभी तक इसकी 220 यूनिट का ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और अभी ठीक वैसा ही सिचुएशन तेजस मार्क 2 के साथ होने की उम्मीद एचएएल की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 42 से 55 तक इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है और ऐसा होने से तेजस मार्क 2 की ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एचएएल का कंसर्न ये है कि ये पूरा ऑर्डर उनको एक ही बार में अगर दे दिया जाए तो तेजस मार्क 2 की प्रोडक्शन को स्केल अप करने में एचएएल के लिए आसानी होने वाली है और ये तेजस मार्क 2 की यूनिट कॉस्ट को भी कम रखने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM मिसाइल को लेकर है, जिसे एविएशन और डिफेंस राइटर थॉमस न्यूडिक ने अपनी रीसेंट एनालिसिस में एक गेम चेंजिंग नेवल वेपन बताया है। न्यूडिक के मुताबिक इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात सिर्फ इसका वॉरेट सेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक्सट्रीम हाइपरसोनिक स्पीड होने वाला है, जिसके साथ ये टारगेट को हिट करने वाला है। जब कोई मिसाइल इतनी ज़्यादा स्पीड पर इम्पैक्ट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खुद से अलग लेवल का डैमेज क्रिएट करता है, मतलब एक्सप्लोजन होने से पहले ही मिसाइल शिप के स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट कर सकता है, जो किसी भी मॉडर्न वॉरशिप के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। ट्रेडिशनल सबसोनिक या सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के अगेंस्ट में शिप बेस्ड रडार, एयर डिफेंस मिसाइल और क्लोज इन वेपन सिस्टम के पास थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम बचा होता है, लेकिन LRASHM मिसाइल के लिए, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसके केस में यह रिस्पॉन्स विंडो सिर्फ कुछ ही सेकंड तक ही लिमिट होने वाला है, जिस वजह से इस मिसाइल को डिटेक्ट करना, ट्रैकिंग करना और इंटरसेप्ट करना सब कुछ एक बहुत ही कम समय के अंदर करना पड़ेगा, जो कि नियरली इम्पॉसिबल होने वाला है, जिस वजह से ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर और हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। इस एनालिसिस में ब्रह्मोस मिसाइल का कंपैरिजन भी इस मिसाइल के साथ किया गया था और ब्रह्मोस पिछले कई सालों से इंडियन नेवी का मैरिटाइम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म का बैकबोन बना हुआ है और अभी भी दुनिया के फर्स्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल में इसका नाम गिना जाता है, लेकिन ब्रह्मोस अभी भी सुपरसोनिक कैटेगरी में आने वाला है। पहले इसका रेंज लगभग 290 किलोमीटर था, अभी इसको इंक्रीज करके 450 किलोमीटर तक कर दिया और अभी उसके बाद भी इसकी रेंज को 800 किलोमीटर तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक मेजर इंप्रूवमेंट होने वाला है। लेकिन फिर भी न्यूडिक के मुताबिक LRASHM मिसाइल एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी का मिसाइल होने वाला है। इसकी हाइपरसोनिक प्रोफाइल इससे ज़्यादा सर्वाइवल बनाने वाला है, इंटरसेप्शन को बहुत ही मुश्किल करने वाला है और इम्पैक्टेड टाइम पर डैमेज को मल्टीपल टाइम इंक्रीज करने वाला है। स्पीड के साथ साथ इसका लॉन्ग रेंज नेचर ये इंश्योर करने वाला है कि इंडियन लॉन्च प्लेटफॉर्म दुश्मन की नेवल एयर डिफेंस एनवलप से बाहर रहकर इस स्ट्राइक को कर पाएंगे, जिसे स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो LRASHM नेवल वॉरफेयर के लिए एक नई ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने वाला है, जहां पर फोकस ज्यादा मिसाइल को फायर करने पर नहीं होने वाला है, बल्कि कम लेकिन ज्यादा कैपेबल वेपन पर शिफ्ट होने वाला है। इस मिसाइल के केस में डैमेज सिर्फ एक्सप्लोजिव वॉरेट से नहीं होने वाला है, बल्कि हाइपरसोनिक इंपैक्ट की वजह से होने वाला है, जिससे हल रैप्चर, डेक पेनिट्रेशन और क्रिटिकल ऑनबोर्ड सिस्टम डिसेबल होने की स्ट्रॉन्ग उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।